हेलो गाइस ये एनवायरनमेंट का चैप्टर एनवायरनमेंट क्लास 7 की बुक ज्योग्राफी की बुक है ये। ठीक है, तो ये हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट हमने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन ह्यूमन, ये सब चीज़ें। ठीक है, और बहुत सी टर्म्स और बहुत से वर्ड्स का मीनिंग बताया था हमने। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एनवायरनमेंट वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड एनविरोनर से आया। एनविरोनर मीनिंग होता है नेबरहुड यानी पड़ोसी। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं यहाँ से। गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें लिखा है नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे ज़मीन यानी लैंड, पानी, हवा और प्लांट्स ये क्या होते हैं, और एनिमल्स ये सब क्या हैं, जानवर वगैरह सब मिला के ये चारों पांच नाम जो मैंने दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में को ये बनाते हैं। ठीक है, या ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सब शामिल होते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, सो यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो गाइस ये कहते हैं कि पिछली क्लास में आपने आप वाकिफ़ हो गए होंगे, यू आर फेमिलियर विद, यानी आप इनके मीनिंग से आप अच्छे से वाकिफ़ हो गए होंगे, जिसमें लिथोस्फेयर, क्या हम लिथोस्फेयर किसे कहते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, बायोस्फेयर किसे कहते हैं, है ना। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, यानी इन सभी एरियाज़, इन सभी फील्ड के बारे में थोड़ा सा और हम पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोबारा से देखिए, लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट, है ना। तो क्रस्ट किसे बोलते हैं, क्रस्ट जो है एक्चुअली जो ज़मीन की ऊपरी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो लिथोस्फीयर क्या है, ये एक सॉलिड यानी ठोस लेयर है ज़मीन की ऊपरी, या कह लें कि और मतलब या द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ठोस और बहुत सख्त जो लेयर होती है ना अर्थ की, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी लिथोस्फीयर में ये सब आ जाता है। ठीक है, जो भी ज़मीन पर पाया जाता है। ठीक है, और इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे ज़मीन पे पाया जाता है, मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग वगैरह भी, है ना। यहाँ पे मतलब इनका कहना है कि जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, है ना, एंड कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, इसे हम क्या है, लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। तो ये लिथोस्फीयर की एक डेफिनेशन में आ गया। क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ रॉक से बनता है, मिनरल से बनता है, मिनरल में आपका हीरा है ना, और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हीरा है और ग्रेफाइट भी है। ठीक है, एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, तो ये क्या है, लिथोस्फीयर की एक वो है, ये जो लिथोस्फीयर को मिलकर ये सब बनाते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, और ये मतलब बराबर नहीं होती है, कभी ऊंची कभी खाल, कहीं ऊपर कभी गड्ढा, इस तरह से इरेगुलर सरफेस होता है। विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, और ये बहुत से लैंडफॉर्म्स होते हैं इनके, यानी कि ज़मीन के कई तरह के जो शक्ल होती है ना, जैसे कहीं पे माउंटेन्स होता है, कहीं पे प्लेटूज़ होते हैं, है ना, पठार, कहीं पे प्लेन होता है यानी मैदानी इलाके होते हैं, कहीं पे वैलीज़ होती हैं। ठीक है, वैलीज़ जैसे कि वादियाँ या पहाड़ी बहुत बड़ी 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 होती हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ये कहते हैं लैंडफॉर्म जो होता है, यानी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, वो फाउंड यानी पाया जाता है कहाँ पर, कंटिनेंट्स पे भी, यानी कि जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, जैसे 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एशिया उनमें से एक है सबसे बड़ा जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा पार्ट है एशिया। और ये कहते हैं कि ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, यानी कि लैंडफॉर्म जो है जो आपने देखा होगा कि ओशन फ्लोर्स में भी होता है, यानी कि कहीं कहीं बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में जो जजीरा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे भी होता है। ठीक, यानी समुद्र के बीच में भी लैंडफॉर्म्स पाया जाता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। तो लिथोस्फीयर को जब ये हम बात करते हैं आगे, तो इसमें ये हमें पता चलता है कि लिथोस्फीयर वो एरिया है या वो इलाका है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, यानी कि हमें जंगल, हमें उससे जंगल वहाँ मिलता है ना, लिथोस्फीयर वाले पार्ट में। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, यानी कि जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ घास वगैरह होती हैं चरने के लिए, है ना। चरने के लिए कौन चरता है, चौपाए चरते हैं, चौपाए बोलते हैं जानवरों को। ठीक है,
जैसे बकरी है, गाय है, ठीक है, इस तरीके से। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और हमें लैंड मिलता है किसके लिए? एग्रीकल्चर यानी कि किसानी करने के लिए, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि जो इंसानों की जो रहना सहना बसना होता है, बस्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। कहाँ से मिलती हैं? किस में मिलती हैं? लिथोस्फेयर में, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर की बात चल रही है यहाँ पे। अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी हमें ये मिनरल वेल्थ भी बताता है। और मिनरल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। तो ये कहते हैं मिनरल्स के बारे में, एक दो मीनिंग के तौर पे बताता हूँ कि सॉलिड होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी एक तो ये सॉलिड होते हैं, होमोजीनियस होते हैं यानी एक से होते हैं, है ना, टुकड़े कर दो वही मिलेगा। और इनऑर्गेनिक होता है ये मिनरल जो होता है ना। और ये कहाँ होता है? नेचर में मिलता है, नेचर में, है ना। इन नेचर हैविंग ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये डेफिनिट होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका मीनिंग। या फिर मिनरल का मतलब है कि कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ज़रूरी है टू न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के लिए जो ज़रूरी होता है उसे हम बोलते हैं मिनरल, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस। वेल्थ मतलब दौलत, ठीक है ना। तो हमारे चैनल का नाम है किताबी दौलत, तो ये दौलत वेल्थ, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस, आगे जब देखते हैं तो हमें ये मिलता है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये हमारा क्या है? डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट का जो पूरा इलाका है, पूरा एरिना है, या पूरा फील्ड है, या पूरा जो डोमेन है एनवायरनमेंट का, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एटमॉस्फेयर, जो कि हवा की बातें करता है। बायोस्फेयर, जिसमें ज़िंदगी होती है ना, ज़िंदा चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं। और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में पानी वाली चीज़ें होती हैं, पानी वाली बॉडीज़ होती हैं। उसके बाद देखिए लिथोस्फेयर, जो ज़मीन है, माउंटेन है, पहाड़ हैं, ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था क्या है? डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो पिक्चर से देख के आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं आसानी से, ठीक गाइस। उसके बाद देखते हैं आगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। अभी कहते हैं कि जो पानी का जो एरिया है, पानी का जो फील्ड है, वो रेफ़र किया जाता है किधर की तरफ? वो उसको रेफ़र किया जाता है हाइड्रोस्फेयर से, है ना। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, है ना। ये कहते हैं कि ये मिलकर बना होता है बहुत से सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के जो सोर्स होते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब है कि जहाँ से पानी निकलता है या जहाँ से पानी हमें हासिल होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स, एंड बहुत से अलग अलग तरीके के वाटर बॉडीज़, है ना। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू यू नो अबाउट वाटर बॉडीज़, या नेम 3 वाटर बॉडीज़, तो आप कह सकते हैं वाटर बॉडीज़ में रिवर आता है, यानी नदियाँ, झीलें यानी लेक, सीज़ यानी समंदर या समुद्र, है ना। उर्दू में समंदर बोलते हैं, हिंदी में समुद्र बोलते हैं, ठीक है। ओशियंस यानी महासागर, ठीक है, एक्सेट्रा, है ना। तो ये वाटर बॉडीज़ हैं। कोई भी आपसे पूछे कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप बता दीजिएगा वाटर बॉडीज़ ये होती हैं। और ये सोर्स ऑफ वाटर भी है, वाटर बॉडीज़ भी है, दोनों, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर में आता है ये। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, और जाहिर है पानी जो है जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जानदार जो वो हैं ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, ये सभी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ देखिए क्या है कि द एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो देख सकते हैं आप बुक इसमें दिखाया गया है ऊपर की तरफ, यानी हवा की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर, यानी एक लेयर होती है। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है, किसकी? एयर की, यानी हवा की एक पतली सी परत है ना। जैसे एक परत होती है ना, जैसे इसकी परत बहुत पतली है कागज़ की, ठीक है। ऐसी एक जो भी किलोमीटर में परत होगी या मीटर में फिट में परत होगी, है ना, उसी तरीके से इसकी भी एक परत होती है, हर चीज़ की परत होती है, यानी कि मोटाई किसी चीज़ की। तो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर, एक एयर की पतली सी परत होती है एटमॉस्फेयर। डैट सराउंड्स, जो कि होती है किधर? आसपास, अर्थ के, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और इसको जो बांधे रखती है या अपने आप अपने पास लिए रहती है, रोके रखती है, वो क्या रोके रखती है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो इसको अपने साथ लिए रहती है, होल्ड किए रहती है, पकड़े रहती है, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाती है किस चीज़ से? अब देखते हैं आगे। फ्रॉम द हार्मफुल रेज, तो ये हमें बचाती है कौन? एटमॉस्फेयर,
किस चीज़ से? जो हमारे लिए ख़तरनाक रेज़ हैं, है ना? रेज़ होती है ना, जो कुछ रोशनी निकलती है, अलग अलग तरह की अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, ठीक है, यूवी रेज़ जिसे हम बोलते हैं, उससे हमें ये बचाती है, क्योंकि वो हमें बीमार कर सकती है, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हमारे लिए पैदा कर सकती है, हार्मफुल होती है, डिजीज़ होती हैं, स्किन डिजीज़ उससे, ठीक है। एंड स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है चिलचिलाती, एकदम गर्मी जो होती है ना, चिलचिलाती गर्मी, है ना, उससे ये हमें बचाती है। ऑफ द सन, सन की जो चिलचिलाती गर्मी होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और ये जो एटमॉस्फेयर होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिली हुई होती हैं, इसमें शामिल होता है गैसेस कई तरह की, है ना, नंबर ऑफ गैसेस यानी बहुत सी गैसेस शामिल होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। डस्ट यानी कि धूल भी होती है इसमें, है ना। एंड वाटर वेपर, और पानी की बूंदें, बहुत मतलब वाटर वेपर समझ सकते हैं, भाप की शक्ल में जो पानी होता है वो भी इसमें शामिल होता है, किसमें? एटमॉस्फेयर में। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये कहते हैं कि जब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो ये इस चेंज से क्या बदलता है या क्या पैदा होता है? ये पैदा होता है कि मौसम भी बदलते हैं, और जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है एक ख़ास इलाके तक, और क्लाइमेट जो होता है ये भी मौसम की एक फॉर्म है, बड़े इलाके तक ये अफेक्ट करता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब यहाँ बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो ये कहते हैं कि प्लांट और एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम समझ रहे हैं, एक लिस्ट है इसकी, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो प्लांट और एनिमल किंगडम जो है मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर यहाँ लिखा है और, या फिर देखिए द लिविंग वर्ल्ड, है ना। बायोस्फीयर को ही लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं, समझ सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे जानदार जानवर इंसान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ ए नैरो जोन, ये बहुत पतला जोन होता है अर्थ का, ठीक है। वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स, है ना। तो ये क्या होता है? बायोस्फीयर एक बहुत छोटा सा पतला सा जोन होता है ना। छोटा सा, इतना भी छोटा नहीं है, हालांकि हम इसमें रहते हैं तो हम, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में छोटा होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ज़मीन पर जो, यानी ज़मीन यहाँ पे अर्थ पर जो ज़मीन मिट्टी होती है, या वाटर होता है, या हवा होती है, ये क्या है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से लेन देन आदान प्रदान करते हैं विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे के साथ, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करते हुए, ठीक है, या लाइफ को सपोर्ट करते हैं इस तरह से इंटरेक्ट करके। कौन कौन? लैंड वाटर और एयर, ठीक है। तो कोई भी इंसान रहता है, लैंड पर रहता है, पानी पीता है, पानी से उसको खेती मिलती है ना, कपड़े नहाना धोना सब पानी से होता है, और सांस को लेता है, सांस कब, और हवा का सिर्फ ये काम नहीं कि सांस, हवा में और भी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस के लिए, है ना, ब्रीथ करते हैं, और हवा से और भी दूसरे काम किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पहले। इकोसिस्टम, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जो कि फॉर्म किया जाता है किसके ज़रिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, एक दूसरे से, किस तरह से? फिजिकली और केमिकली फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, इसके आपस के इंटरेक्शन से। इन विच, जिसमें क्या होता है? दे लिव, वो रहते हैं, और लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और एक दूसरे से एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये है इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। इस एट एन एनसीसी कैंप, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंप, डेट रवीज क्लास, यानी रवि की क्लास जो है वाज अटेंडिंग, वो अटेंड कर रही थी एनसीसी के कैंप को। जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी जो है एकदम से चौंकी। व्हाट हैवी डाउनपोर, डाउनपोर को हम बारिश को ही डाउनपोर कहते हैं, या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, रेन भी कहते हैं, ठीक है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो वो कहती है कि इस बारिश को देखकर मुझे अपने केरला की, यानी जो मेरा होम टाउन है केरला, उसकी याद आ गई, है ना। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। और वो कहती है कि जब आप वहाँ पे तुमको वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ बारिश ही बारिश ही बारिश होती रहती है ना। किस पर? ग्रीन फील्ड्स पर, जो हरे हरे भरे, लश मतलब होता है हरा भरा, ग्रीन फील्ड्स पर, और कोकोनट प्लांटेशंस पर, यानी कोकोनट के पौधों पर, पेड़ों पर, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है? रेगिस्तान, राजस्थान, वहाँ पे रेत ही रेत है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, यानी हीरा जो है, जो कि जैसलमेर से है, वो चौंका, या उसने जो है
एकदम से अचंभे में कहा कि वी गेट नो रेन्स, हमें वहाँ बारिश नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, हमें वहाँ बारिश नहीं मिलती। वी सी ओनली किकर एंड सैंड। किकर एक तरह का मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। वी सी ओनली, हम किकर देखते हैं और सैंड देखते हैं। एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक हम देख सकते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखती है, सैंड ही दिखती है, किकर दिखती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, और रवि कहता है इसके साथ साथ कि लेकिन वहाँ तुम कैमल्स भी तो देख सकते हो, वहाँ कैमल्स भी तो मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। अब देखिए ये तस्वीर, इसमें देखिए क्या है कि ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है ना। हर चीज़ का एक इकोसिस्टम होता है, ये है पॉन्ड का इकोसिस्टम। पॉन्ड में क्या है, फूल खिले हैं, जो फूल इसमें खिलते हैं पॉन्ड में, तालाब में, ठीक है। और उसके बराबर में ये जो छोटी सी प्लांटेशन या जो ग्रीनरी है उसमें ये हिरन वगैरह हैं, गाय हैं, बैल है, ठीक है। और ये पहाड़ है और ये पानी झरना गिर रहा है ऊपर से, पहाड़ कह रहा हूँ, ये पेड़ हैं और ये पानी झरना गिर रहा है और इधर से पहाड़ से कहीं से आ रहा है, ठीक है। और इसमें बत्तख है। तो ये एक इकोसिस्टम है किसका, पॉन्ड का, यहाँ देख भी सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, यानी सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट आर डिजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। ये कहते हैं अगर आप हमारे यहाँ आएँ, यानी कि रेगिस्तान में देखने आएँ, विजिट करने आएँ, तो आपको ये सिर्फ ये नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ कैमल और सिर्फ धूल नहीं मिलेगी, रेत नहीं मिलेगी, आपको सांप भी मिलेंगे, छिपकलियाँ भी मिलेंगी और बहुत से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आपको मिलेंगे वहाँ देखने को, ठीक है। रवि वॉन्डर्ड, रवि जो है चौंका, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जानवर और जो वेजिटेशन होती है, यानी कि जो खेती बाड़ी या ये सब चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना, और उनका जो एंड द वे पीपल लिव, और जो लोगों के रहन सहन जो होते हैं, है ना, जिस तरीके से जिस प्रकार से अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह से वो रहते, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह से रहते हैं, और अलग अलग प्लेस पे अलग अलग चीज़ें, वेजिटेशन या एनिमल्स, है ना, ये सब अलग अलग होती हैं, ऐसा क्यों, ये सवाल करता है ना। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से मतलब किसी संबंध, इनमें कोई संबंध है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। ओ यस, ओ हाँ, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब देखते हैं आगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी ये कहते हैं कि सभी जो प्लांट्स होते हैं या जो जानवर होते हैं या जो इंसान होते हैं, है ना, वो डिपेंड करते हैं एक इमीडिएट सराउंडिंग की, यानी जो उनको जस्ट वहाँ मौजूद होता है वो सराउंडिंग पे वो डिपेंड होते हैं, है ना। यानी अगर रेगिस्तान में गर्मी पड़ती है तो उनके घर भी उसी तरीके से होंगे, या जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं उसी तरीके से उनका खान पान, उसी तरीके से उनका पहनना ओढ़ना, या घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस तरीके से होती है, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये कहते हैं कि, और इसके अलावा ऑफ्टन या ऑफन दोनों बोल सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे पे किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम, और ये कहते हैं कि यही रिलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या रिलेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसकी आसपास की माहौल से या उसके आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनसे, है ना, ये क्या करता है, ये एक तरह का इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। तो अब आप समझोगे कि इकोसिस्टम क्या होता है ना। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी वे में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। ये कहीं पर इकोसिस्टम जो है बहुत बड़ा होता है, किस चीज़ का, लार्ज रेन फॉरेस्ट। कहीं पर इकोसिस्टम बहुत बड़ी बारिश का जो है फॉरेस्ट वाला हो सकता है ना, ग्रासलैंड का हो सकता है, कहीं डिजर्ट का हो सकता है, कहीं माउंटेन्स का इकोसिस्टम हो सकता है, कहीं लेक का यानी पॉन्ड जो अभी दिखाया हमने तस्वीर में, कहीं रिवर का इकोसिस्टम हो सकता है, कहीं ओशियंस का, है ना, यानी समुद्रों का, एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, और एक छोटे से तालाब का भी इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। यानी वो एक दूसरे पे तालाब से किसी चीज़ का रिलेशन होगा, तालाब में मेंढक रहता होगा, मेंढक में सांप आता होगा, सांप को देख के मोर आती होगी, इस तरीके से, समझ रहे हैं।
डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? ये कहते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि जिसमें रवि और रवि के दोस्त जिस पार्क में खेल रहे हैं वो एक इकोसिस्टम बनाता है? यस, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था ये। ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। ये कहते हैं कि हर साल 5 जून, जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 6 जून को, यानी कल जो था 5 जून था, तो हर साल 5 जून को दुनिया का, है ना, दुनिया का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। कौन सा? 5 जून क्या है? द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइस, समझने वाली बात है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक और है पीला वाला ग्लॉसरी, बार्टर सिस्टम। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि इट इज़ ए ट्रेड, ये एक तरह से क्या होता है? बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, जिसमें इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी कि सामान के बदले सामान लेना देना होता है, ना कि पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 रुपए का आलू है तो 10 रुपये, 5 रुपए का प्याज लेके आपस में चेंज कर लिया है, ना कि पैसे दिए। तो बिना पैसे दिए सामान को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक सामान देकर दूसरा सामान लेते हैं, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये आपको याद रहेगा, आई होप सो। सो दोस्तों, ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसान होते हैं, इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये कहते हैं कि जो इंसान होते हैं वो, उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनका जो मेल मिलाप होता है एनवायरनमेंट से, वो मेल मिलाप होता है एनवायरनमेंट से, है ना। और वो उसको क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं, जिस तरह से उनकी उसको ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने की। जैसे कि कहीं पे ग्रीनरी है तो ग्रीनरी कहीं पे काटी भी जाती है, और कहीं पे ग्रीनरी नहीं है तो वहाँ लगाई भी जाती है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, है ना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। अर्ली ह्यूमंस यानी जो शुरू के जो आदि मानव थे, यानी शुरू के जो लोग थे, शुरू के जो एकदम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो लोग रहते थे जंगलों में या इधर उधर, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी जो शुरू के लोग थे वो क्या करते थे? वो नेचुरल सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते थे, है ना। दे लेड ए सिंपल लाइफ, और वो एक बहुत मतलब सादा ज़िंदगी जीते थे, है ना। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपनी रिक्वायरमेंट्स उन्हीं जो आसपास उन्हें चीज़ें मिलती थी नेचुरली, है ना, उन्हीं से, अपनी सराउंडिंग से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे जो उन्हें नेचर ने प्रोवाइड की थी, क्योंकि पहले एडवांसमेंट नहीं था, मॉडर्न डेज नहीं था, है ना। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, जब टाइम के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ती गईं और बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आता गया, ठीक है, फ़र्क आता गया, ज़रूरतों में भी फ़र्क आ गया। जैसे कि एक ज़माने में लोग घुड़सवारी करते थे, उसके बाद टांगा वगैरह घुड़सवारी वगैरह करते थे, गधे का भी यूज़ करते थे आने जाने के लिए, है ना, हाथी का भी यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन साथ साथ साइकिल आया, साइकिल के बाद बग्गी आई, बग्गी के बाद मोटर कार आई, और उसके बाद आप समझ सकते हैं इस वक्त क्या क्या ना आ गया। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, यानी इंसानों ने नए नए तरीके सीख लिए, किस चीज़ को? इन्वायरमेंट को चेंज करने के, बदलने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और उन्होंने ये भी सीखा कि खेतीबाड़ी कैसे की जाए। उन्होंने जो है डोमेस्टिकेट एनिमल्स यानी कि एनिमल यानी जानवरों को पालना शुरू किया, उनसे दूध निकालना, बेचना, ये सब चीज़ें, उनको बेचना, उनका गोश्त खाना, बेचना, ये सब जानते हैं आप। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और एक जो है अस्थाई ज़िंदगी इन्होंने जी, एक अच्छी ज़िंदगी जी, है ना। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब जो पहिया जो है, व्हील को पहिया बोलते हैं, पहिया जब ईजाद किया गया, जब इसका पहिए का आविष्कार हुआ, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अधिक मिकदार में जो है फूड, यानी कि भोजन, या जो भी कह सकते हैं हम, अनाज, ये सब प्रोड्यूस किया गया, इसकी पैदावार बढ़ गई। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम, अभी मैंने बताया था आपको, बार्टर सिस्टम यानी चीज़ के बदले चीज़ ली जाती थी, यानी कि किसी चीज़ को ख़रीदना है तो पैसे ना देकर कोई उसी के बराबर की चीज़ दे दी, है ना, उसी के कीमत के बराबर की, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ? उभरा, है ना, या सामने आया, या उसका जो है प्रमोशन हुआ। ट्रेड स्टार्टेड, यानी कि जो व्यवसाय हुआ वो शुरू हुआ। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और कॉमर्स यानी ये भी उसी ट्रेड का जो है बड़ा है, पैसों का लेन देन या पैसों का रख रखाव, क्या हुआ? इसका बढ़ोतरी हुई और इसका डेवलपमेंट हुआ, है ना, तरक्की हुई इसकी।
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल की रिवोल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल की जो रिवोल्यूशन आया है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, यानी फैक्ट्रीज वगैरह लगी तो जाहिर है इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो आना जाना जो यातायात का जो सेवा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, यानी इंफॉर्मेशन की रिवोल्यूशन ने, यानी जो जानकारी इत्तलात, ठीक है, इसकी रिवोल्यूशन ने क्या किया, कम्युनिकेशन को, यानी कि बातचीत का जो कम्युनिकेट करना का जो तरीका है उसको बहुत आसान बना दिया और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में इसको बहुत तेज़ कर दिया। ठीक, तो सर देख सकते हैं जैसे कि यही वीडियो है, अब ये कम्युनिकेशन जो है स्पीडी भी हो गया, ईजियर भी हो गया। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये दुनिया में कोई भी देख सकता है जहाँ भी यूट्यूब खुलता है। ठीक है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। ये कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक जूसी जो वाटरमेलन या तरबूज जो होता है जूस से भरा हुआ, उसको आपको गर्मियों में खाना, गर्मियों में खाना आपको पसंद है, अच्छा लगता है ना, आप उसको पसंद करते हैं, और जो गरम रोस्टेड जो होता है ना, जो भुना हुआ होता है पीनट्स, उसको आप विंटर में खाना पसंद करते हैं। कभी आपने सोचा है, ये एक सवाल किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स का मतलब पता चलता है कि ये क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल किया जा रहा है ना। और हैव आता है तो इंग्लिश में आप जानते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने अपनी जो जीआई ट्यूटोरियल मेरा एक चैनल है उसमें मैंने इंग्लिश में बताया था हैव से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, यानी परफेक्ट जो बैलेंस होता है ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी नेचर को लेकर और ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है उसमें एक नेचुरल बैलेंस होना ज़रूरी है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। ये कहते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसानों को ये बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे रहा जाए और जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से अच्छे से मेल मिलाप के साथ, है ना, इस तरह से रहा जाए हारमोनियस वे में। ठीक है, हारमोनियस वे में मतलब ये है कि एक नेक इरादे के साथ, यानी उसको क्षति ना पहुंचाकर, उसको परेशान मतलब ख़राब ना कर कर, और एनवायरनमेंट पर जानवर भी रहते हैं तो उनको जानवरों को परेशान ना कर कर। ठीक है, एक सूटेबल और फिटिंग जो वे होता है उसमें। ठीक, अब देखिए एक बच्ची है, इसका नाम देखिए आया है जैसे कि नूरी, एक गर्ल है, एक गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, फ्रॉम रवीज क्लास, रवि की क्लास की एक लड़की है जो कि मिज़ोरम से है, जिसका नाम नूरी है ना। ऑफ्टन टॉक्स, देखिए ऑफ्टन भी कहते हैं या ऑफन भी कैसे कहते हैं। ठीक है, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, और वो भी इस बारे में कभी कभी बात करती है कि उसके आसपास जो उसके घर के, वो अपने मतलब वो जो हरी भरी हरियाली जो है उसकी सराउंडिंग में, उसके, है ना, उसकी जगह पर, उसके बारे में भी कभी कभी बात करती है और बताती है ना। सीइंग रवि, और रवि क्या है, सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि रवि जो है देखा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि वो उदास है, और वो क्यों उदास है, क्योंकि एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जो है अब जा चुका है या खो चुका है, या वो अब नहीं रहा प्लेग्राउंड। ठीक है। न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। नूरी उसको इनवाइट करती है कि आप जो है जो अगला वेकेशन आएगा, अगली छुट्टियां पड़ेंगी तो उसमें आप हमारे घर पे आइएगा, है ना, छुट्टियों में। रवि's टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के टीचर जो है बच्चों से कहते हैं कि लैंडस्केप बनाइए, है ना। लैंडस्केप में आप समझ सकते हैं कि पहाड़, सूरज और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, लैंडस्केप के फॉर्म में एक ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग, हाउसेस बनाइए, है ना, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, और जो लोग काम करते हैं, जैसे कि बाटे सिस्टम का एक फ़ोटो दिखाया था, तो ये भी ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ करके दिखाइए, उसको ड्रॉ करके दिखाइए, है ना। और द पीपल एंड प्लेसेस, और प्लेसेस के जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के काम किया जाता है, जैसे कहीं पे ऊँट दौड़ते हैं तो कहीं पे रेलवे ट्रैक दौड़ती है, तो कहीं पे जो है क्या होता है सिर्फ गाड़ियाँ दौड़ती हैं या सड़कें को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कैमल नहीं चलते। ठीक है। दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ आप जाएँ तो लोगों को देखकर, उनके जगहों को देखकर, और ये लैंडस्केप वगैरह ये सब चीज़ें, हाउस एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, ये सब चीज़ें आप जब हॉलीडे में देखें जाके तो वहाँ के बारे में आप इसको ड्रॉ करें और दिखाएं कि किस तरह से आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की या क्या चीज़ें आपने विजिट की, देखी, आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह से डिफरेंस आपने पाया अलग अलग जगह का। और ये तो सिर्फ था एक्सप्लेनेशन, तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कोई वर्ड ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा उसका मीनिंग। ठीक है, चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। ओके, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो,
और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।